Myself Shilpa Katole from SCS Girls Junior College, Pachpauli, Nagpur, and today we will discuss about the birth control in reproduction in lower and higher animals. The birth control measures which deliberately prevent fertilization are referred as contraceptive. Means which things or which terms we use to control the birth ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो स्पर्म और एग का, इसलिए हम कुछ चीजें यूज करते हैं, कुछ मेडिसिन हम ले सकते हैं, कुछ टेक्निक्स है उनको यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जो बर्थ कंट्रोल को रोकने का काम करेगी, बर्थ को कंट्रोल करने का काम करेगी, यहाँ पर इनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स यहाँ पर बोलेंगे। द कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का काम करेगा। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी इजीली अवेलेबल, जो आइडियल मीन्स जो कॉमनली यूज होती है वो जनरली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाती है, यूजर फ्रेंडली, इफेक्टिव एंड विथ नो और लेस साइड इफेक्ट्स। अब जो जनरली लोगों के द्वारा यूज की जाती है, जो टेक्निक, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज की जाती है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन को भी अवॉइड करती है। इससे बर्थ जो एकदम से राइज हो रहा है, एकदम से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर ऑफ टू मेन टाइप्स, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी मतलब कि कुछ टाइम के लिए, जैसे किसी को 2 चाइल्ड में गैप रखनी हो तो तब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड के बाद इसको फॉलो किया जाता है फॉर सम इयर्स, कुछ सालों के लिए। आफ्टर दैट दे गेट सेकेंड चाइल्ड, उसके बाद वो अपना दूसरा बच्चा रख सकते हैं और उसके लिए यहाँ पर ये टेम्पररी जो बर्थ कंट्रोल टेक्निक है हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट हम यहाँ पर बोल सकते हैं, तो जब कभी हम परमानेंट टेक्निक यूज करते हैं, इसमें आफ्टर द यूज ऑफ परमानेंट टेक्निक द लेडी कांट गेट प्रेग्नेंट। लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती परमानेंट टेक्निक को यूज करने के बाद। तो हमारे पास 2 टेक्निक होगी बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, टेम्पोररी होगी और परमानेंट होगी, जिसमें से हम अभी यहाँ पर टेम्पोररी टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले। टेम्पोररी मेथड, नेचुरल मेथड, सेफ पीरियड, रिदम पीरियड जिसको बोलते हैं। इन द नेचुरल मेथड कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसमें सिंपल सी टेक्निक ही यूज करनी है, आपको किसी भी चीज को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी। द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रॉब्लम यह है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है जो यहाँ पर बताई हुई है। द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूज अ वीक बिफोर एंड अ वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कंसिडर्ड द सेफ पीरियड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। कहा जाता है कि 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का डे ही होता है 14। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग फेज जब से स्टार्ट होती है उसको हम फर्स्ट डे से काउंट करते हैं, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो 14 डे आता है वो होता है ओव्यूलेशन का, मतलब 14 डे के आसपास कभी भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो सिंपल सी चीज है कि जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग खत्म होने के बाद जो फर्स्ट वीक होता है, अगर उस टाइम पे डायरेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस ही नहीं होंगे, क्योंकि वो ओव्यूलेशन का पीरियड ही नहीं है। या फिर ओव्यूलेशन के बाद, मतलब 14th डे के बाद जब ब्लीडिंग फेज आने वाली है, नियर अबाउट उस वीक में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स डायरेक्टली होता है तो वहां पर भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो भी कम होते हैं। This idea is based on the fact ovulation occur on 14th day of menstrual cycle. Its drawback lie in having a high rate of failure. अगर इस प्रकार से हम ब्लीडिंग फेज के बाद फर्स्ट वीक में या फिर ब्लीडिंग फेज के पहले वाली वीक में अगर इस तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो कम रहते हैं।
रहते ही नहीं है, ऐसा भी हम यहाँ पे बोल सकता है। बाय चांस किसी केस में ऐसा हो कि वहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ हो, वरना मैक्सिमम केस में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 14 डे इज ओव्यूलेशन पीरियड। 14 डे जो है वो ओव्यूलेशन टाइम होता है। जब तक एक पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं रहेगा तब तक फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर नहीं हो सकती। तो ब्लीडिंग फेज के फर्स्ट वीक में या फिर ब्लीडिंग के बाद, बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के फर्स्ट वीक, बिफोर जो वीक रहेगा उस वीक में ये पीरियड सेफ होता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। सेकेंड, क्वाइटस इंटरप्ट्स और विथड्रॉल। इन दिस मेथड द मेल पार्टनर withdraw his penis from vagina just before ejaculation as to avoid insemination. This method also has some drawbacks as the pre-ejaculation fluid may contain sperm and this cause fertilization. अब यहाँ पर बोला गया है during the sexual intercourse penis enters the vagina, but at the time of ejaculation if male withdraw the penis बिफोर द इजोकुलेशन होने से पहले ही पेनिस अगर विड्रॉ हो जाता है वजाइना से, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इजोकुलेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब सीमेन जो है वजाइना में रिलीज नहीं हुआ है, और अगर सीमेन रिलीज नहीं हुआ है इसका मतलब स्पर्म्स की वजाइना में एंट्री नहीं हुई है। अगर एंट्री नहीं हुई इसका मतलब फर्टिलाइजेशन का वहां पर कोई चांस ही नहीं है। बट in some cases during the sexual intercourse before the ejaculation some fluid is released in vagina. कुछ ऐसा फ्लूइड होता है जो वजाइना में रिलीज हो सकता है। इट मे कंटेन स्पर्म। अगर उसमें स्पर्म कंटेन हो तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के, लेकिन ऐसा भी बहुत कम बार होता है। ये जो मेथड है ये आफ्टर पार्चुलेशन, मतलब डिलीवरी के बाद की प्रोसेस है। उस टाइम पे यहाँ पर किसी भी प्रकार का ओव्यूलेशन नहीं होता है, ब्रेस्ट फीडिंग चल रही होती है, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब फिलहाल वहां पे एग फॉर्मेशन की प्रोसीजर जो है वो रुकी हुई है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो फेल रहेगा। एग ही तैयार नहीं हुआ है तो यहाँ पर किसी भी तरह का स्पर्म एग फर्टिलाइजेशन जो है होने का कोई चांस ही नहीं है। केमिकल मीन्स स्पर्मिसाइड्स बोलते हैं इसको। इन दिस मेथड केमिकल लाइक फोम, टैबलेट, जेली एंड क्रीम आर यूज बाय फीमेल पार्टनर्स। ये इन प्रकार की फोम, जेल, टैबलेट्स, इन प्रकार की जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं ये फीमेल द्वारा यूज किए जाते हैं बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। इफ दिस केमिकल्स आर इंट्रोड्यूस इनटू वजाइना, ये केमिकल्स या फिर ये चीजें अगर वजाइना में इंट्रोड्यूस की जाए, रखी जाए, दे अदर टू म्यूकस मेम्ब्रेन, इमोबिलाइज, किल द स्पर्म, इट मे कॉज एलर्जिक रिएक्शन। दिस मेथड हैज आल्सो चांसेस ऑफ फेल्यूर। अगर इसमें से कुछ भी फोम हो, टैबलेट हो, जेली हो, क्रीम हो, ये यूज की जाती है फीमेल द्वारा, अगर ये वजाइना में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो ये स्पर्म को किल करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए इसको स्पर्मिसाइड्स भी बोला गया है। बट इसके कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट इससे फर्टिलाइजेशन जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। मैकेनिकल मीन्स बैरियर मेथड। इन दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ बैरियर the ovum and sperm are prevented from physically meeting. These mechanical barrier are of 3 types. Mechanical method में कुछ टाइप्स आते हैं जिसके द्वारा एग और स्पर्म को अलग अलग ही रखा जाता है, दोनों को एक दूसरे के पास ही नहीं आने दिया जाता। ऑब्वियसली वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कॉन्डोम, it is thin rubber sheet that is used to cover the penis of male during copulation. It prevents the entry of ejaculated semen into the female reproductive tract. This can prevent conception. It is simple, effective method and has no side effects. Nirod is most widely used contraceptive by male. It is easily available and given free by government. It should be properly discarded after every use. Condom is a safeguard against the STDs, means sexually transmitted diseases and AIDS. Simply, condom is a rubber
balloon-like structure which is used by male to cover the penis and all the semen during the ejaculation. It accumulated in the condom and it prevent the release of semen और ejaculatory fluid जो है, ये ejaculatory fluid वगैरह जो है ये वजाइना में एंट्री ही नहीं करता, पूरा का पूरा कलेक्ट हो गया है यहाँ पर कॉन्डोम में। तो इससे सीमेन और एग दोनों में किसी प्रकार का बॉन्डिंग ही नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं आए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। निरोध एक ऐसा टाइप है कंडोम का, एक ऐसा मार्केटिंग ब्रांड है, सब बोल सकते हैं यहाँ पे, जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत फ्री कॉस्ट में ये गवर्नमेंट के थ्रू, जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कैंप वगैरह लगाए जाते हैं उसमें फ्री ये दिया जाता है। इसके अलावा कॉन्डोम को यूज करने से एड्स जैसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, साइफिलिस है, गोनोरिया है, ऐसी डिसीजेस या फिर और भी डिसीजेस जो हानिकारक हो, ऐसी डिसीजेस को भी हम यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। देन डायफ्रागम, सर्विकल कैप एंड वॉट्स, these devices used by female are made up of rubber। ये डिवाइसेस फीमेल द्वारा यूज की जाती है और ये रबर से बनी हुई होती है। They prevent conception by blocking the entry of sperm through cervix। यहाँ पर ये सर्विक्स में फिट की जाती है और इससे स्पर्म की एंट्री नहीं होती है, सर्विक्स ब्लॉक हो जाता है यहाँ पर और स्पर्म जो है वो मूव नहीं कर पाते। This device is inserted into female reproductive tract। ये डिवाइस जो रहेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फिट किए जाएंगे और ये सर्विक्स को कवर करते हैं और कॉपुलेशन के दौरान यहाँ पर किसी भी तरह का स्पर्म और एग इनका कांटेक्ट नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, कांटेक्ट नहीं आएगा तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। This is the diaphragm used by female are made up of rubber. They prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix. The device is inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during copulation. Now, intrauterine devices. These clinical devices are plastic or metal object a doctor or trained nurse places the IUDs. IUDs means intrauterine devices into a uterus। यहाँ पर क्या होगा, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो है IUDs, ये डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट्स, ट्रेन नर्स जो है ये डिवाइसेस को फिट करेगी। अब जब ये फिट करते हैं तो इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन जो है ये नहीं हो पाता है, उसके बारे में हम डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे। These devices include lip loop, copper releasing IUDs, that is copper T, copper 7, multi-load 375 and hormone releasing IUDs, LNG20, progestat। ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो यूज कर सकते हैं हम एज IUDs। देन हम वन बाय वन पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पर जो डिवाइसेस दिए हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। लिप लूप इज अ प्लास्टिक डबल S loop। It attracts the macrophages, stimulating them to accumulate in the uterine cavity। Macrophages increase phagocytosis of sperm within the uterus and act as contraceptive। Copper releasing IUDs suppress sperm motility and the fertilizing capacity of the sperm। यहाँ पर क्या होता है, लिप लूप जो है ये S लूप जैसे दिखेगा, आपको एस जैसा उसका स्ट्रक्चर दिखेगा। ये मैक्रोफेजेस है, उसको ये अट्रैक्ट करता है, एक्यूमुलेट करता है, स्पर्म्स वगैरह जो है इनको एक की तरफ मूव नहीं होने देता है। यहाँ पर ये एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होता है। अब कॉपर रिलीजिंग IUDs जो है ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, यहाँ पर हमेशा बोलेंगे सप्रेस करते हैं, स्पर्म को मूव नहीं होने देते, उनको
एक्टिवेट नहीं रहने देते, उनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है उसको कम कर देते हैं। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी ये कम करेंगे। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। जो भी आईयूडीएस हम यूज कर रहे हैं, चाहे लूप हो, लिप लूप हो, या फिर कॉपर टी हो, या फिर कोई अदर डिवाइसेस विच इज यूज एज आईयूडीएस, ये यहाँ पर यूटेरस में फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करेंगे। सिंपली किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन ना हो, किसी भी तरह का इम्प्लांटेशन ना हो, इसके लिए ये पूरी तरह से यहाँ पर वर्क करेंगे। एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, इट डिले प्रेगनेंसी फॉर लॉन्गर टाइम। इसकी वजह से बहुत टाइम तक यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं रहेगी किसी प्रकार की। द स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन, वोकेशनल हेमरेज, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर द ड्रॉबैक्स ऑफ आईयूडीएस। अब आईयूडीएस की वजह से यहाँ पर बर्थ कंट्रोल तो हो रहा है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है जो यहाँ पर दिए हुए हैं कि स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन हो सकते हैं, यहाँ पे वोकेशनल हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, यहाँ पर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, या फिर वेट गेन, वेट लॉस, इस तरह के कुछ सिम्टम्स है, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स है जो आईयूडीएस से हो सकते हैं। This is the structure of lips loop. This is the copper T, and here IUD is fitted into uterus to prevent the fertilization. Physiological oral devices. Physiological devices are used in the form of tablet. ये physiological devices जो है as a tablet यूज की जाती है, hence are popularly called as pills. इसलिए इनको pills बोला जाता है, टेबलेट के थ्रू लेंगे इसलिए इसको pills बोला जाएगा। It is oral contraceptive used by the female. ये oral contraceptive है जो फीमेल के द्वारा यूज की जाती है। Pills contain progesterone and estrogen. Pills में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का प्रमाण है। They inhibit ovulation, इसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा। Hence no egg are released from the ovary. किसी भी तरह का एग ओवरी से रिलीज नहीं होगा। एग रिलीज नहीं होगा तो कितनी भी स्पर्म आ जाए, फर्टिलाइजेशन तो वहां पर होगा ही नहीं क्योंकि एग ही नहीं है वहां पर। Then using these pills, the conception cannot occur. They also alter the quality of cervical mucus to prevent the entry of the sperm. यहाँ पर स्पर्म की एंट्री भी अगर हो गई तो भी यहाँ पर किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। The pill have side effects such as nausea, weight gain, tenderness of breast, and slight blood loss between the menstruation period. The pill सहेली is an oral contraceptive for female which is non-steroidal. किसी प्रकार का स्टेरॉइड उसमें नहीं रहता है। ये गवर्नमेंट के थ्रू स्पॉन्सर्ड की गई है। सहेली is to be taken once in a week. वीक में एक बार लेनी पड़ती है और ये जो है गवर्नमेंट के थ्रू स्पॉन्सर्ड की गई है। यहाँ पर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, चक्कर आना, मेंस्ट्रुएशन में थोड़ी ब्लीडिंग ज्यादा होना, ये कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स है जो हो सकते हैं और वो भी किसी किसी में हो सकते हैं, सब में होगा ऐसा नहीं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव, द बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट, द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड बाय द फीमेल, इट इज टाइनी थिन रॉड अबाउट साइज ऑफ मैच स्टिक। अब यहाँ इसमें एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव आता है जो मैच स्टिक के जैसा होगा, मैच स्टिक के जैसा होगा, उसके साइज का होगा, इतनी एक डिवाइस बोल सकते हैं हम उसको, वो ऐसा एक डिवाइस होता है। इट इज टाइनी रॉड शेप, इट इज इम्प्लांटेड अंडर द स्किन ऑफ अपर आर्म। अपर आर्म में इसको फिक्स किया जाता है। दे कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर दैट ऑफ पिल्स, और इसकी एक्शन जो है, इसका वर्क जो है बिल्कुल पिल्स जैसा है। पिल्स टैबलेट जो खाते हैं उसका क्या होता है, उसकी वजह से स्पर्म्स जो है वो कितने भी आए फर्टिलाइज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एग तैयार नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन की फेज को यहाँ पर रोका हुआ है। ठीक है, बिल्कुल वही फंक्शन यहाँ पर प्ले होगा, किसी भी तरह का एग रिलीज नहीं होगा, स्पर्म चाहे कितने भी आ जाए वो फर्टिलाइज नहीं होंगे। दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर 3 to 4 years, ये प्रेगनेंसी को
3 से 4 साल तक रोक सकता है। नाउ परमानेंट मेथड, अभी तक हम टेम्पोररी मेथड देख रहे थे, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट मेथड के बारे में। परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड इन मेल इज कॉल्ड एज वेसेक्टोमी एंड इन फीमेल इट इज ट्यूबेक्टोमी। These are surgical method, means it is done by the operation, ये किया जाता है लेकिन ऑपरेशन से किया जाता है। इस प्रोसेस को स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। वेसेक्टोमी के बारे में देखेंगे। वेसेक्टोमी विच इज डन इन मेल। In vasectomy, a small part of the vas deferens is tied and cut. यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मॉल पार्ट है वास डिफरेंस का, उसको पहले टाई किया जाता है, बाद में कट किया जाता है। मतलब वहां से स्पर्म जो है वो ट्रांसफर नहीं होंगे। ट्यूबेक्टोमी, in ट्यूबेक्टोमी small part of fallopian tube is tied and cut. फीमेल में ट्यूबेक्टोमी इज डन इन फीमेल, इसमें फॉलोपियन ट्यूब को पहले टाई किया जाता है, बाद में कट किया जाता है। दिस ब्लॉक्स गमीट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इससे गमीट ट्रांसफर नहीं होते और किसी भी तरह की प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। In vasectomy, this is the structure of male reproductive system and this is the vas deferens which is tied and then cut. This is female reproductive system, this is fallopian tube, this is firstly is tied and then cut. This is the permanent method of the birth control. Now medical termination of pregnancy, that is NT, an international or voluntary termination of pregnancy before full term is called as medical termination of pregnancy or induced abortion. Means यहाँ पर फीटस तैयार होने से पहले अपनी इच्छा से या फिर किसी कारणवश अगर एबॉर्शन होता है तो हम इस मेथड को यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। MTP is essential in cases of unwanted pregnancy or defective development of fetus. यहाँ पर अगर किसी कपल को वो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उस टाइम पे, या फिर किसी डिफेक्टिव प्रॉब्लम अगर आ रहा है फिटस में, उस टाइम पे हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम यूज कर सकते हैं। इट इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज एग्जामाइंड बाय एमनियोसेंटेसिस। अब ये फीटस जो है उसमें डिफेक्ट है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है एमनियोसेंटेसिस की। अगर ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं तो हमको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर उस फीटस में डिफेक्ट है या नहीं। नाउ एमनियोसेंटेसिस, it is a process in which amniotic fluid containing fetal cell is collected using a hollow needle inserted into the uterus under ultrasound guidance. इसमें क्या होता है कि एक नीडल होती है, हॉलो नीडल होती है, ये इंसर्ट की जाती है यूटेरस में और इसमें से यूटेरस से फ्लूइड निकाला जाता है जिसमें फीटल सेल प्रेजेंट होते हैं और ये सब अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में किया जाता है। क्रोमोसोम आर स्टडी टू सी एबनॉर्मेलिटी इन डेवलपिंग फीटस। अब जो हमने फ्लूइड निकाला हुआ है जिसमें फीटल सेल प्रेजेंट है, हम उसकी स्टडी करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी फीटस है उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट है या नहीं, किसी तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या नहीं। अगर सब ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट, एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वगैरह अगर कुछ पाई गई तो हम यहाँ पर एक एबॉर्शन का ऑप्शन रख सकते हैं, क्योंकि अगर उस चाइल्ड में डिफेक्ट है तो वो चाइल्ड हेल्दी डेवलप नहीं हो सकता। अगर वो बच्चे का, बेबी का बर्थ भी हो जाएगा, बच्चे का जन्म भी हो जाएगा तो वो बच्चा नॉर्मल नहीं रहेगा। उससे बेटर है कि ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाए, नेक्स्ट टाइम हेल्दी प्रेगनेंसी रखी जाए। देन but dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child. अब हम ये किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं एमनियोसेंटेसिस?
कि किसी बच्चे में डिफेक्ट है या नहीं। इसके लिए हम ये प्रॉपर एमनियोसेंटेसिस की प्रोसीजर यहाँ पर करेंगे। बट होता क्या है, लोग हम फ्लूइड निकाल रहे हैं, फीटल सेल्स आ रहे हैं, तो उसमें से स्टडी करते वक्त ये पता चल जाता है कि क्रोमोसोम्स कैसे प्रेजेंट है। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि आने वाला बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है ये भी पता चल जाता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि एमनियोसेंटेसिस का मिस यूज लोग इस तरह से करते हैं कि बच्चा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल सेक्स यहाँ पर हो जाता है सेल से। तो यहाँ पर जो फिटस है, जो बर्थ होने वाला है, जो बेबी है, वो मेल है या फीमेल है, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये मिस यूज हो जाती है टेक्निक। फ्रीक्वेंटली इफ द फिटस इज फाउंड टू बी अ फीमेल, अगर फिटस फीमेल है, इट इज एबॉर्टेड, तो ये एबॉर्ट किया जाता है अगर पता चल गया तो। और ये टोटली इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लीगलाइज्ड MTP Act in 1971 with a strict condition to avoid its misuse। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने 1971 में एक एक्ट बनाया, किसी प्रकार का भी यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे डिफेक्ट है या नहीं यही पता किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017 under the section 3 of the MTP Act 1971 was enacted by the government of India। मतलब यहाँ पे इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक्ट को, जो भी एक्ट है, MTP एक्ट है 1971 को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करके यहाँ पे बहुत ज्यादा बैन कर दिया है सेक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। The intention of MTP Act is to reduce the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality। यहाँ पर एक्ट स्ट्रिक्ट करने के पीछे दो कारण है। एक तो यहाँ पे सेक्स आइडेंटिफिकेशन ना हो, दूसरी बात अगर किसी लेडी का बार बार एबॉर्शन किया गया तो उस लेडी की तबीयत, बोल सकते हैं हम यहाँ पे, उसकी हेल्थ जो है यहाँ पे खराब हो सकती है। यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी का भी रेट बढ़ सकता है। तो ये दो चीजें ऐसी है जिसको रिड्यूस करने के लिए, इसका लेवल रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एमटीपी एक्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है 2017 से। As per the provision of the MTP Act, only the consent of woman whose pregnancy is being terminated is required। अगर इस एक्ट के अनुसार अगर यहाँ पर एबॉर्शंस होते हैं, यहाँ पर प्रेगनेंसी अगर टर्मिनेट की जाती है, तो उसमें पर्टिकुलर उस वुमन जो है उसकी डिजायर, उसकी इच्छा बहुत ज्यादा मायने रखेगी कि उसको क्या करना है, उसको पर्टिकुलर वो प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा व्यू जो है एमटीपी एक्ट में रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट, प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड। एमटीपी एक्ट के अनुसार दो जगह ऐसी है जहां पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। विद इन द फर्स्ट 12 वीक में, पहले 12 वीक में प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है, या फिर सपोज कि फर्स्ट 12 वीक में किसी भी तरह का डिफेक्ट न पाया गया, 12 वीक के बाद अगर पाया जाता है तो क्या होगा, मोर देन 12 वीक बट लेसर देन 20 वीक्स। ये डिफेक्ट अगर हमको 20 वीक के पहले पता चल जाता है लेकिन 12 वीक हो गए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर द ऑब्जर्वेशन विद ट्रेन्ड डॉक्टर्स, प्रेगनेंसी विल बी टर्मिनेटेड। प्रेगनेंसी जो है ये टर्मिनेट की जा सकती है। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स opinion is mandatory, stating continuation of pregnancy would involve the risk to the life of pregnant women or grave abnormal physical or mental health or is substantial risk to the child। अगर हम यहाँ पर पर्टिकुलर प्रेगनेंसी को लेकर अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एबॉर्शन टर्मिनेशन जो है प्रेगनेंसी का, ये पर्टिकुलर वुमेन के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों चीजें उसके मेंटल हेल्थ पे इन्फ्लुएंस करती है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है,
तो कोई बात नहीं, अगर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तो पर्टिकुलर उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसका मेंटल हेल्थ यहाँ पे डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, इनके राय से, इनके सजेशन से पर्टिकुलर उस वुमेन को, पर्टिकुलर उस कपल को फॉलो करना चाहिए कि अगर डिफेक्ट है तो ऑब्वियसली वहाँ पर टर्मिनेट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा प्रेगनेंसी। अगर हेल्दी है, अगर कपल को वो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उनको वो टर्मिनेट करना है, तो उसके लिए भी दोनों का वहाँ पे दोनों की रजामंदी बोलते हैं हम, दोनों की सहमति होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहली बात कि पर्टिकुलर उस वुमेन की मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए कि वो डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर्टिकुलर उस वुमेन में पाए जा सकते हैं। इसलिए जो भी एक्ट है, एमटीपी एक्ट है, इसके अनुसार सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस अगर जाता है तो वो जाता है वुमेन की मेंटल हेल्थ को। अगर वो मेंटली प्रिपेयर है अबॉर्शन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना यहाँ पर अगर एबनॉर्मेलिटी भी होती है फिटस की, अगर फीमेल एबॉर्शन के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाती है। एबनॉर्मल फिटस डेवलप होगा, बाद में वो बेबी होगा, बाद में उसका बर्थ होगा विद द एबनॉर्मेलिटी। तो ये सारी चीज़ें भी पर्टिकुलर उस वुमेन को समझाना एक प्रैक्टिशनर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इनके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी चीज़ों को लाने के लिए एमटीपी एक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दिस इज ऑल अबाउट द परमानेंट मेथड्स टू कंट्रोल द बर्थ। Amniocentesis is a process which is used to extract fetal cell for genetic analysis. अब यहाँ पर क्या होगा, हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि फीटस की पोजीशन क्या है यूटेरस में, और एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको हम एक नीडल में, एक हॉलो नीडल में निकालते हैं। नीडल इंसर्टेड थ्रू द एब्डोमिनल एंड यूटेराइन वॉल। यहाँ पर हम देख सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड कंटेनिंग फीटल सेल एक्सट्रैक्टेड। एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको फीटल सेल से निकाला जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्ट जो फ्लूइड हमने निकाला हुआ है फीटस से, यहाँ से जो फ्लूइड निकाला हुआ है और उसमें जो फीटल सेल्स है उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेल्स यूज इन कैरियोटाइप। बाद में उन सेल्स का जो सेंट्रीफ्यूज हो गए, सारे के सारे सेल्स यहाँ पे कलेक्ट हो गए ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन, और इनको कैरियोटाइप में हम अब काउंट करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। और कैरियोटाइप में यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रोमोसोम में किस प्रकार की एबनॉर्मेलिटी हमको दिखती है क्या। अब इस सारी प्रोसीजर के दौरान कुछ ऐसी रिस्क होती है जो एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस में पाई जा सकती है। जैसे अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हुआ तो यहाँ पे मिसकैरेज हो सकता है, फीटस को किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है, और एमनियोटिक फ्लूइड का यहाँ पे लीकेज भी हो सकता है। ये एमनियोसेंटेसिस के कुछ ड्रॉबैक्स है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और ये प्रोसीजर जो है एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस है, इस तरह से एमनियोसेंटेसिस की प्रोसीजर पूरी की जाती है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं।